हाँ, आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो काफी पॉपुलर है और गैसियस स्टेट जो होता है उस पर आधारित है। और आप लोग अपने हिसाब से जो भी बातें और जो भी काम आप करते हैं सब्जेक्ट के लिए उसको एकदम कंटिन्यू फोकस करके रखिए। और ताकि ये ना कभी लगे कि आप जो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें मजा नहीं आ रहा हो। मजा आने के लिए तो आपके बहुत से तरीके हैं, है ना। दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं और हर तरह की बातें करते हैं, तो उससे भी आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट से अपने आप को जोड़ करके रखिए। एक सवाल जो है वो बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर P प्लस ए बाय भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल टू आर टी, इसको कहते हैं या वंडरवाल इक्वेशन है रियल गैस के लिए। ये है वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो इसकी चर्चा अभी करने की जरूरत नहीं है फॉर कि रियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है। हमें सिर्फ ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखोगे तो ये क्वेश्चन दोनों ही जगहों पे पूछा हुआ है। थोड़ा पुराना भी है, पुराना नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये है कि क्वेश्चन के इंपोर्टेंस को आप समझिए। मैं ये कहता हूं कि नीट जेई का क्वेश्चन जब भी कभी पूछा हुआ है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर मसाला रहता है, कुछ ना कुछ थीम रहता है, कुछ ना कुछ सोचने पर वो आपको विवश करता है। और कोई बात नहीं है कि नीट का क्वेश्चन जो है वो अगर हम 10 मना लें तो अगला नीट हमारा निकल जाएगा, ये चीज नहीं है। वो सिर्फ आपका मेमोरी डेवलप करता है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ाता है, एक नई तकनीक को, है ना, असिस्ट करता है वो। तो देखिए ए और बी क्या है, ए एंड बी वंडरवाल मतलब कॉन्स्टेंट्स कह लीजिए सीधा। ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स है, पी आपका प्रेशर है, मैं एकदम अपनी भाषा में चीजें आपको बता रहा हूं, और बी वॉल्यूम है कहा गया। बाकी आर जो वो गैस कांस्टेंट है, टी जो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो तमाम बातें। अब हमको कहता है कि बताइए ए एंड बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कैसे क्या करें हम। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए, ये समझने की बात है। समझने की बात ये है कि P और ए बाय भी स्क्वायर, ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगाने पर ये आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही ए बाय भी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, होगा ना। तो इस हैसियत से अगर देखें तो P का जो डायमेंशन होता है वो पता है आपको कि ये होता है m L पर पावर -1 और T पर पावर -2। इसीलिए मैं बोलूंगा कि P का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये होगा A अपॉन भी स्क्वायर का डायमेंशन। चूंकि एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी को ही तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो उस हैसियत से अगर मैं ये देखूं कि जो ए का डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए पी का डायमेंशन, और इसके साथ प्रोडक्ट में ले लेंगे वी स्क्वायर का डायमेंशन। आपको भी पता है कि वी वॉल्यूम है और पी प्रेशर है, तो आप आराम से कह सकते हैं एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, और ये एल पर पावर 3 और इस पर पावर 2। चूंकि वॉल्यूम तीन तरह के लेंथ का मल्टीपल होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो तीन प्रकार के लेंथ का गुणनफल हुआ वो। तो लेंथ 3 बार आया, एल पर पावर 3 लगा और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो एल टू दी पावर 6 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये होगा एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, और एल टू दी पावर 6 से आपने मल्टीप्लाई करा तो ए का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल पर पावर 5
और t पर पावर -2। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट a। और दूसरे में तो कुछ है ही नहीं रखा हुआ, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो v का डायमेंशन होगा वही b का होगा, क्योंकि वॉल्यूम में वॉल्यूम ही घट सकता है, ये तो पता है। तो सेकंड में क्या है कि डायमेंशन ऑफ v जो होगा वो डायमेंशनल ऑफ b के बराबर होगा, इसीलिए b का डायमेंशनल फार्मूला कुछ टेंशन नहीं, l पर पावर 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आप बहुत बढ़िया से इस बात को समझ के और इसके हिसाब से चीजों को जानिए, समझिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो लेक्चर आपका इस सवाल के थ्रू है, एक और बात मैं आपसे पहले भी चर्चा किया हूं और अब मैं लगभग आपको बताना चाहता हूं जो चीज, उस पर थोड़ा गौर करते हैं। बहुत बढ़िया एक नया चीज आपके सामने ला रहे हैं। देखिए, एक सवाल है, मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं बैरोमीटर की। बैरोमीटर सबसे पहले क्या होता है ये जानते हैं, है ना। बैरोमीटर क्या होता है इसको जानते हैं, और बैरोमीटर से आप जो है हम डायमेंशन का सवाल कैसे जनरेट करेंगे इसको थोड़ा समझिए। हमारा एक सवाल कहता है कि एक बैरोमीटर है। पहले तो बैरोमीटर है क्या ये बताते हैं हम आपको। बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब मापी यंत्र है। कैसा होता है ये मैं आपको एक इसका डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला ये यंत्र है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्स। ये जो है ना बैरोमीटर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापता है। तो सामान्य अवस्था में हम लोग जब ये कहते हैं कि हमारा वातावरण एक नॉर्मल कंडीशन में है, हमारा वायुमंडल का जो दाब है वो एक नॉर्मल कंडीशन में है, तो बैरोमीटर का जो शेप है वो देखिए कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले समझा लेता हूं और तब डायमेंशन का सवाल किस तरह से बनेगा इसमें वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले तो कुछ बातें आप समझ लीजिए। और इस तरह से इसमें जो लिक्विड भरा होता है ये लिक्विड होता है मरकरी। ये लिक्विड किस चीज का होता है, मरकरी यानी पारा, Hg। ये Hg भरा हुआ है इसके अंदर में। और फिजिक्स में जब सिलेबस में 11th में आगे जाएंगे हम लोग, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि अदर लिक्विड कोई भी, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूं, हालांकि अभी उस चीज का समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें एक गिलास लेकर के गिलास में आप दूध लीजिए चाहे कोई भी अदर सा लिक्विड लीजिएगा ना, ये मान लेते हैं पानी ले लिया मैंने इस गिलास में, ये नया चीज है, आपको इसको समझने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जानकारी ले लें। और यही कारण से यह वीडियो मच मोर एट्रैक्टिव होने वाला है कि चाहे दूध हो चाहे पानी हो, सिवाय मरकरी के कोई भी लिक्विड अगर आप इस गिलास में रखोगे तो गिलास के कॉर्नर पे, यहां देखिए ध्यान से, जहां से गिलास के दीवार से इसका सतह चिपका हुआ है, ये ऊपर उठता है लिक्विड का सतह ये। और आपने देखा होगा कि बैरोमीटर में मैंने जो बनाया है ये फिगर, यहाँ पे ये नीचे, इसका जो कारण है वो अभी आपको समझ में नहीं आना है, पर मरकरी इज द स्पेशल लिक्विड दैट इज मेटल, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये इस तरह से इसका सरफेस जो दीवार से टकराता सटता है ना, वो नीचे धंसता है, बाकी सभी लिक्विड के जो एंड पोजीशन है वो ऊपर चढ़ते हैं। ये आप देखिएगा और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में 20 से अगर मिलेगा, शीशा का गिलास में अगर पानी आता है, मैं मंगवाता हूं, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। खैर, और यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर भी इस तरह से एक वैक्यूम चेंबर बनाया जाता है। ये वैक्यूम है, यहाँ से एयर को पंच करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं।
और इसमें भी क्या है, ये मरकरी पूरी चढ़ी हुई है, ठीक है। तो सारे चीज जो है, ये देखिए मरकरी यहां भी है, तो ये भी Hg है। अब है क्या मामला कि यहां पर भी यहां का जो प्रेशर होगा, चूंकि इसको एयर फ्री कर दिया गया है, और यहाँ का जो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वायुमंडल का दाब, यहाँ पर मरकरी का खुला हुआ सतह रहता है, इस पे कोई ऐसा नहीं कोई कवर डाला हुआ है, ये ओपन सरफेस होता है। तो यहाँ जो प्रेशर बढ़ेगा तो मरकरी का लेवल चढ़ेगा। तो अब है क्या कि यहाँ के प्रेशर में और यहाँ के प्रेशर में कोई अंतर आता है, तो ये P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच के बराबर, ये फॉर्मूला है। प्रेशर को नापने का फॉर्मूला है रो इंटू जी इंटू एच, जहां पर रो जो है ये है डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये है डेंसिटी ऑफ मरकरी। बहुत बढ़िया चीज है ये, एच.सी. वर्मा का प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का डायमेंशन चैप्टर का, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो रो डेंसिटी ऑफ मरकरी है, जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और एच जो है ये है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। बस अब आपको समझ में बहुत बातें आ जाएगी, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर गौर करना, सवाल डिजाइन करने से पहले सवाल को समझना जरूरी है। क्या है ना कि एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगाएगा इस मरकरी के लेवल पर, उस हिसाब से मरकरी ऊपर चढ़ेगा इस कॉलम में, और जब मरकरी कॉलम चढ़ेगा तो मरकरी का कॉलम का हाइट मेजर होगा, और उसी हिसाब से प्रेशर कितना आ रहा है उसका मेजरमेंट होता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय बैरोमीटर। इस यंत्र के द्वारा वायु दाब कैसे मापते हैं वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब सवाल क्या है वो देखिए। सवाल कहता है कि रो का वैल्यू जो है ये, सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी सवाल में, अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी सवाल में दिया हुआ है, ग्रेविटी ऑफ Hg, इसका वैल्यू दिया हुआ 13.6। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है SI यूनिट में, ये है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सारी बात आ गई। और H का वैल्यू दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर में भी दिया रहता है, पर कोई बात नहीं, हमने इसको सेंटीमीटर में लिया, तो 776 और गुना 10⁻⁻² मीटर कर लेता हूं। अब यहां से देखिए हमारे पास रो का वैल्यू निकालना है, और आपको रो का वैल्यू क्या होता है, ये होता रो Hg यानी डेंसिटी ऑफ मरकरी का वैल्यू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और गुना वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये इतना kg पर मीटर क्यूब आ गया। ये फार्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी, और जिसका भी दिया हुआ हो, जरूरी नहीं है कि डेंसिटी ऑफ, मान लेते Hg लिखा और बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। एक्चुअली ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं, और वही जो है वो ये फार्मूला है। इस हिसाब से अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है और डेंसिटी हमें चाहिए होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आ गया ना, ये मरकरी का डेंसिटी आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू आ गया, दिया हुआ है, तो मरकरी आ गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जनरली हम लोग 9.8 लेते हैं, अगर सवाल में दिया हुआ नहीं है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का वैल्यू लेते हैं। सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और एच हमारे पास अवेलेबल है। जब इतनी सारी चीजें आ गई तो SI सिस्टम में P का जो वैल्यू होगा, इसीलिए P इक्वल टू रो जी, एच का जब वैल्यू लगाते हैं
तो हमारे पास 13.6 इंटू 10⁻³ गुना 9.8 गुना 76 गुना 10⁻⁻2 इतना पास्कल आ गया, एसआई यूनिट में वैल्यू आ गया। और यही होता है 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल। अब सवाल अपना क्या कह रहा है कि ये जो प्रेशर का वैल्यू हमारे पास आया, एसआई सिस्टम में आया, अब इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। क्या करेंगे? बस तब तो आपको पता ही है कि N1U1 इक्वल टू N2U2 का यूज करेंगे और आसानी से हम इसको कन्वर्ट करके इसका सीजीएस सिस्टम में कितना वैल्यू आना चाहिए वो निकाल कर दिखा देंगे। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद देखिए। अब सवाल यहां तक अभी सवाल डिजाइन नहीं हुआ, ये सब कुछ है। सवाल बस एक लाइन में अब दिया हुआ है कि कन्वर्ट दिस वैल्यू इन सीजीएस यूनिट बाय अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला। बस हो गया। तो सवाल आप सुन ही लिए हैं, तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूं और इसको बिल्कुल आपको समझ करके, और ये बहुत ही नया टाइप का मतलब कॉन्सेप्ट भी है, थ्योरी भी है, और आप कह सकते हैं। तो क्या होगा जब मुझे इस तरह का सवाल आ गया तो N1U1 इक्वल टू N2U2 पर इस्तेमाल कर देंगे। सो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू U1 बटा U2। तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा, कितना होगा? ये होगा N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू है कितना, 1.1 इंटू 10⁵, और U1 आपको पता है क्या, तो M1 L1 पर पावर -1 T1 पर पावर -2 एंड डिवाइडेड बाई M2 L2 पर पावर -1 T2 पर पावर -2। क्योंकि ये प्रेशर का डायमेंशन है ना, प्रेशर ही तो कन्वर्ट करना है हमको। तो हो जाएगा N2 इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁵, और यहां से क्या करेंगे, M1 बाय M2 लेंगे, L1 बाय L2 पर पावर -1 लेंगे, T1 बाय T2 पर पावर -2 लेंगे। ये बराबर हो जाएगा 1.1 10⁵, एकदम होगा ही होगा। और ये इंटू 1 kg बाय 1 ग्राम, चीज वही है, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, एंड ये 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पर पावर -2, ये मर जाएगा, इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁵ गुना 10⁻3, ये ग्राम से ग्राम कैंसल, और ये 10 पर पावर -2, इतना वैल्यू आ जाएगा। सो 1.1 इंटू 5 3 8 में से 2 गया तो 10⁶। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम में वैल्यू आ गया, और यही था। और मेरा मानना है कि सवाल तो बहुत तरह के हो सकते हैं, सवाल की कोई कमी नहीं होती है। आप एकदम सवालों के पीछे इतना ज्यादा नहीं, हालांकि फिजिक्स तो न्यूमेरिकल सॉल्व जितना करोगे उतना ग्रोथ मिलेगा आपको, लेकिन साथ में क्या है ना कि आप बोर मत होइए अपने आप से, जब भी आपका दिमाग खुश रहे, और इतना ही पढ़ाई कीजिए। इसीलिए बहुत लंबा हम लोग वीडियो आपके लिए नहीं ला रहे हैं, हम लोग एक स्लॉट में लाते हैं ताकि वीडियो की संख्या बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर होना चाहिए। और जो समय की मांग है उस समय के हिसाब किताब से अपने को तैयार कीजिए। और कभी ये मत सोचना है कि पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। और अच्छे अच्छे दोस्त भी आपको मिलेंगे तभी जब आप अच्छा ज्ञान हासिल करेंगे, अदरवाइज कुछ दिनों के लिए तो अच्छी क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड भी लोग खोज लेते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए वो सब चीज आपको बहुत लंबा समय तक काम नहीं देगा अगर आपके पास क्वालिटी नहीं होगी तो। क्योंकि अच्छे दोस्त लंबे समय तक तभी रहते हैं जब आप हर तरह से स्ट्रांग हो और अंदर से आप मजबूत हो। और अंदर से मजबूत होने का मतलब जो आपका फेज है वो एकेडमिकली स्ट्रांग होने की बात है, क्योंकि अभी आप करोड़पति अरबपति तो हम लोग बनने नहीं जा रहे हैं। तो हमें एकेडमिकली जो हम पढ़ते हैं उसमें कितना प्योर हैं हम,
उसी के हिसाब से आपका साथी दोस्त भी, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके लड़के दोस्त हो, लड़कियां हो, आपका जो ग्रुप है, सब आपकी इज्जत तभी करेगा जब आपका बेहतर स्कोर और बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में थीम बहुत ज़्यादा है, एनालिसिस है, तो आप उसको ज़रूर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करेंगे, तो ये आपके लिए और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच।